डूम ऑफ वलेरिया के बाद पूरे 100 साल तक हाउस टारगेरियन ने वेस्टरोस की तरफ कभी उतना ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरें हमेशा ईस्ट की तरफ थी, वेस्ट की तरफ नहीं। वेस्टरोस उनके लिए बस एक दूर की जमीन थी जिसमें उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त ड्रैगन स्टोन पर टारगेरियंस घराने की लीडरशिप एनार के बाद उसके भाई और डेनिस द ड्रीमर के पति गेमन टारगेरियन के पास आई। 27 बीसी यानी कॉन्क्वेस्ट के 27 साल पहले ड्रैगन स्टोन पर एक बच्चे का जन्म हुआ। ये वही इंसान था जिसे दुनिया बाद में एगॉन द कॉन्करर या एगॉन द ड्रैगन के नाम से जानेगी। एगॉन ड्रैगन स्टोन के लॉर्ड एरियन टारगेरियन और लेडी वेलेना वेलारियन का इकलौता बेटा था। वेलेना की माँ भी टारगेरियन ब्लड लाइन से थी, इसलिए एगॉन की नसों में वलेरियन खून को और भी ज्यादा प्योर माना जाता था। एगॉन की दो बहनें थी, बड़ी बहन विसेन्या और छोटी बहन रेनिस। वलेरियन ड्रैगन लॉर्ड्स में अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए भाई बहन की शादी करना एक पुरानी परंपरा थी, लेकिन एगॉन ने सिर्फ एक नहीं दोनों बहनों से शादी की और ये काफी अनयूजुअल था। परंपरा के हिसाब से उसे सिर्फ अपनी बड़ी बहन विसेनिया से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने रेनिस को भी अपनी दूसरी पत्नी बनाया। उस वक्त लोग कहते थे कि एगॉन ने विसेनिया से फर्ज निभाने के लिए और रेनिस से प्यार की वजह से शादी करी थी। शादी से पहले ही तीनों अपने ड्रैगन्स के साथ ड्रैगन राइडर्स भी बन चुके थे। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एनार द एग्जाइल जब वलेरिया से ड्रैगन स्टोन आया था तब उसके साथ 5 ड्रैगन्स भी आए थे, लेकिन एगॉन के जमाने तक उन 5 में से सिर्फ एक ही ड्रैगन जिंदा बचा था, वलेरियन द ब्लैक ड्रेड। बाकी दो मशहूर ड्रैगन्स वेगार और मरेक्सिस ड्रैगन स्टोन पर ही हैच हुए थे। मतलब एगॉन के पास एक नहीं बल्कि 3 ड्रैगन्स की ताकत थी इस समय, और यही ताकत कुछ सालों बाद पूरे वेस्टरोस की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन उस वक्त का वेस्टरोस भी शांत नहीं था। ये एक यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि 7 अलग अलग किंगडम से बटा हुआ था, और ऐसा मुश्किल से कोई वक्त होता था जब इनमें से कोई 2 या 3 किंगडम्स एक दूसरे से जंग ना लड़ रहे हों। 7 किंगडम्स में से 2 सबसे पावरफुल और अग्रेसिव किंग्स वही थे जिनकी टेरिटरीज ड्रैगन स्टोन के सबसे पास थी। एक था हैरन द ब्लैक और दूसरा आर्गिलेक द एरोगेंट। हाउस डोरेंडन का राज स्टॉर्म्स एंड से चलता था। एक वक्त था जब ये लोग ईस्टर्न वेस्टरोस के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत करते थे, लेकिन सदियों से उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वेस्ट से रीच के किंग्स उनकी जमीन छीन रहे थे, साउथ से डॉर्निश लगातार हमला कर रहे थे, और नॉर्थ में हैरन द ब्लैक और उसके आयरन बॉर्न उन्हें ट्राइडेंट और ब्लैक वाटर रश के ऊपर वाली जमीन से पीछे धकेल चुके थे। हाँ, किंग आर्गिलेक ने कुछ समय के लिए इस गिरावट को जरूर रोक दिया था। जब वो अभी सिर्फ एक लड़का था तभी उसने डॉर्निश इन्वेजन को भी वापस धकेला था। बाद में वोलांटिस के खिलाफ बनी बड़ी अलायंस का हिस्सा भी बना और समरफील्ड की लड़ाई में रीच के किंग गार्ड 7 गार्डनर को खुद मार गिराया। लेकिन अब वक्त बदल चुका था, आर्गिलेक बुढ़ा हो रहा था। उसी वक्त ब्लैक वाटर के नॉर्थ में रिवरलैंड्स पर राज कर रहा था हैरन द ब्लैक, हाउस ओर का सबसे खतरनाक खौफनाक किंग। उसके दादा हार्विन हार्डहैंड ने ट्राइडेंट को आर्गिलेक के दादा से छीना था। लेकिन हैरन की सबसे बड़ी ऑब्सेशन थी एक ऐसा कासल बनाना जो दुनिया ने कभी पहले ना देखा हो। लगभग 40 साल उसने सिर्फ इसी काम में लगा दिए। यही कासल था हैरन हॉल। और जैसे ही हैरन हॉल लगभग कंप्लीट होने वाला था, सबको समझ आ गया था कि अब हैरन द ब्लैक दोबारा नई कॉन्क्वेस्ट के लिए निकलने वाला है। पूरी 7 किंगडम्स में हैरन द ब्लैक से ज्यादा डरावना कोई किंग नहीं माना जाता था, और उससे सबसे ज्यादा डरता था आर्गिलेक। आर्गिलेक बुढ़ा हो चुका था, उसका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। इसलिए उसने एक पॉलिटिकल अलायंस बनाने का प्लान बनाया। उसने ड्रैगन स्टोन पर लॉर्ड एगन को मैसेज भेजा और अपनी बेटी की शादी का प्रपोजल दिया। सिर्फ बेटी ही नहीं, दहेज में उसने एक बहुत बड़ी टेरिटरी भी ऑफर करी, गॉड्स आई के ईस्ट से लेकर ट्राइडेंट और ब्लैक वाटर रश तक की पूरी जमीन। लेकिन एगॉन ने यह प्रपोजल सीधा रिजेक्ट कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ वो चेन ऑफ इवेंट्स जिसने हमेशा के लिए वेस्टरोस की हिस्ट्री को बदल दिया। एगॉन ने आर्गिलेक का प्रपोजल सीधा रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, मेरे पास पहले ही 2 पत्नियां हैं, मुझे तीसरी की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एगॉन ने यह भी पॉइंट आउट किया कि जो जमीन आर्गिलेक दहेज में दे रहा था वो असल में उसकी थी ही नहीं। काफी सालों से उस पर हैरन द ब्लैक का कब्जा था। एगॉन समझ गया था कि आर्गिलेक असल में टारगेरियंस को ब्लैक वाटर के पास एक बफर स्टेट की तरह यूज करना चाहता था, ताकि अगर हैरन हमला करे तो पहले टारगेरियंस उसका सामना करें। लेकिन एगॉन ने भी एक काउंटर ऑफर रख दिया। उसने कहा, आर्गिलेक सच में अलायंस चाहता है तो सिर्फ वही जमीन नहीं बल्कि मैसेज हुक से लेकर ब्लैक वाटर के साउथ और वेंड वाटर तक की टेरिटरी भी टारगेरियंस को दे दे। और शादी ये तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आर्गिलेक की बेटी एगॉन से तो नहीं बल्कि ओरिस बराथियन से कर सकती है। वही ओरिस जो एगॉन का बचपन का सबसे करीबी दोस्त था और उसका सबसे भरोसेमंद कमांडर भी।
ये बात सुनते ही आर्गिलेक गुस्से से पागल हो गया। कहा जाता था कि ओरिस बराथियन एगोन का इलेजिटिमेट हाफ ब्रदर था और स्टॉर्म किंग अपनी बेटी की शादी किसी नाजायज से करवाने की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं नाजायज माहौल को देखते हुए बोल रहा हूँ, आर्गिलेक ने गाली देते हुए ऐसा कहा था। गुस्से में उसने एक ऐसा काम किया जिससे एगोन ऑफेंड हो गया। उसने एगोन के मैसेंजर के दोनों हाथ कटवा दिए, उन्हें एक बॉक्स में बंद करके ड्रैगन स्टोन भेज दिया और साथ में एक मैसेज भी भेजा, तुम्हारे नाजायज भाई को मुझसे सिर्फ यही हाथ मिलेंगे। इस बार एगोन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत ड्रैगन स्टोन पर अपने सारे दोस्त बैनरमैन और एलाइज को बुला लिया। वेलारियंस और सेल्टिगर्स तो पहले से ही उसके साथ थे। मैसेज हुक के कुछ लॉर्ड्स भी उसके कैंप में आ गए, भले ही ऑफिशियली वो स्टॉर्म्स एंड को बिलोंग करते थे। एगोन ने अपनी दोनों बहनों और अपने एडवाइजर्स के साथ मिलकर वॉर काउंसिल बनाई। और एक इंटरेस्टिंग बात, एगोन कभी खास रिलीजियस नहीं माना जाता था, लेकिन इस फैसले से पहले वो ड्रैगन स्टोन के सेप्ट में जाकर 7 गॉड से भी प्रार्थना करता है। और फिर 7वें दिन ड्रैगन स्टोन से रेवेंस पूरे वेस्टरोस की तरफ उड़ा दिए गए। उन रेवेंस में सिर्फ एक मैसेज था, आज के बाद वेस्टरोस में सिर्फ एक ही किंग होगा। जो एगोन टारगेरियन के सामने घुटने टेक देगा वो अपनी जमीन और अपना टाइटल संभाल कर रखेगा, लेकिन जो उसके खिलाफ तलवार उठाएगा उसे गिरा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यहीं से एगोन्स कॉन्क्वेस्ट ऑफिशियली शुरू हो जाता है। एगोन का पहला टारगेट बड़े किंगडम्स नहीं थे। सबसे पहले उसने उन छोटे लॉर्ड्स को अपने साथ मिलाना शुरू किया जो टेक्निकली तो हैरन द ब्लैक या आर्गिलेक के अंडर थे, लेकिन उनके लिए जान देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। एगोन एक ऊंची पहाड़ी पर लकड़ी का और मिट्टी का एक टेम्पररी फोर्ट बनवाया। फिर उसने अपनी दोनों बहनों को अलग अलग ड्रैगन्स के साथ आसपास के कैसल्स को सरेंडर करवाने के लिए भेज दिया। रेनीस अपने ड्रैगन मरेक्सिस के साथ गई और रॉसबी बिना एक भी लड़ाई करे झुक गया। दूसरी तरफ विसेनिया अपने ड्रैगन वेगार पर सवार होकर स्टोकवर्थ पहुंचती है। वहां कुछ क्रॉसबोमैन ने जरूर विरोध किया, लेकिन जैसे ही वेगार की आग ने कैसल की छत को जला दिया, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। एगोन की पहली असली टक्कर डस्किनडेल के लॉर्ड डार्कलिन और मेडनपूल के लॉर्ड मुटॉन से हुई। दोनों ने अपनी फोर्सेस मिलाकर लगभग 3000 सोल्जर्स के साथ टारगेरियंस को समुद्र की तरफ वापस धकेलने की कोशिश करी, लेकिन एगोन ने अपनी आर्मी के साथ सामने से अटैक किया और उसी वक्त ओरिस बराथियन अपनी ट्रूप्स लेकर साइड से आ गया और फिर आसमान से आया द ब्लैक ड्रैगन फायर के सामने ये लड़ाई ज्यादा देर टिक नहीं पाई। लॉर्ड डार्कलिन और लॉर्ड मुटॉन दोनों मारे गए। उनके वारिस तुरंत घुटनों पर आ गए, अपने कैसल्स सरेंडर कर दिए और हाउस टारगेरियन के वफादार बन गए। इस जीत के बाद एगोन का अगला बड़ा टारगेट था डस्किनडेल, जो उस वक्त वेस्टर्न कोस्ट की एक अमीर और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी। लेकिन एगोन की बहन विसेनिया ने शहर को लूटने से साफ मना कर दिया। उसने डस्किनडेल की दौलत को बचाया और उसके खजाने को सीधा एगोन के कॉफर्स यानी टारगेरियन ट्रेजरी में डाल दिया। अगर विसेनिया को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो वो एक वॉरियर क्वीन थी। वो जितनी आराम से सिल्क के कपड़े पहन सकती थी, उतनी ही आसानी से आर्मर भी पहन लेती थी। उसके पास वलेरियन स्टील से बनी लेजेंडरी तलवार डार्क सिस्टर थी, जिसे चलाने की ट्रेनिंग उसे बचपन से एगोन के साथ मिली थी। विसेनिया के पास वलेरिया की खूबसूरत सिल्वर गोल्ड हेयर और पर्पल आई जरूर थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। लोग उसे सख्त, सीरियस और बिल्कुल माफ न करने वाली औरत मानते थे। कुछ अफवाहें तो ये भी कहती थी कि उसे पॉइजन और डार्क मैजिक में भी काफी इंटरेस्ट था। और दूसरी तरफ थी रेनीस। वो हमेशा खुश रहने वाली, क्यूरियस और थोड़ी इंपल्सिव थी। उसे तलवार से ज्यादा म्यूजिक, डांस और पोएट्री पसंद थी, लेकिन एक चीज में ना वो सबसे आगे थी, ड्रैगन राइडिंग। कहा जाता था कि रेनीस ने एगोन और विसेनिया दोनों को मिलाकर भी जितना वक्त ड्रैगन्स पर नहीं बताया होगा, उससे ज्यादा वो अकेली उड़ा करती थी। और उसका सबसे बड़ा शौक था उड़ना, और वो अक्सर कहती थी कि मरने से पहले वो अपने ड्रैगन मरेक्सिस पर बैठकर सनसेट सी के उस पार देखना चाहती है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका, यानी कि फार फार वेस्ट। कोर्ट रूम में रेनीस को लेकर कई अफवाहें भी चलती थी। कहा जाता था कि जब एगोन विसेनिया के साथ होता था तब रेनीस अपने आसपास हैंडसम जवान मर्दों को रखती थी, लेकिन एक बात सब नोटिस करते थे, एगोन विसेनिया के मुकाबले रेनीस के साथ में कहीं ज्यादा वक्त गुजारता था। कहा जाता है कि विसेनिया के हर एक रात के बदले एगोन लगभग 10 रातें रेनीस के साथ बिताता था। और खुद एगोन टारगेरियन भी एक काफी मिस्टीरियस इंसान था। उसके हाथ में वलेरियन स्टील की लेजेंडरी तलवार ब्लैक फायर थी और अपने जमाने के सबसे महान वॉरियर्स में उसका नाम लिया जाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे टूर्नामेंट्स या अपनी ताकत दिखाने का बिल्कुल शौक नहीं था। वो अपने ड्रैगन बलेरियन पर सिर्फ 2 कामों के लिए उड़ता था, या तो बैटल के लिए या फिर जरूरी सफर के लिए। एगोन का कोई खास दोस्त नहीं था सिवाय ओरिस बराथियन के, जो बचपन से उसका सबसे करीबी साथी था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ईगोन अपने दुश्मन के साथ बेहद रूथलेस हो सकता था, लेकिन जो लोग उसके सामने घुटने टेक देते उनके साथ वो सरप्राइजिंगली रहम और इज्जत से पेश आता था। और अब ईगोन ये बात पूरे वेस्टरोस को दिखाने वाला था। ईगोन ने जिन लॉर्ड्स को हराया था उन सबको एगोन फोर्ट बुलाया। एगोन्स हाई हिल पर बनाया गया एक फोर्ट, सबने उसके सामने अपनी तलवारें रखकर सरेंडर कर दिया, लेकिन एगोन ने उनसे उनकी जमीनें या टाइटल नहीं छीने, बल्कि उसने उन्हें उठाया और उनके टाइटल्स कंफर्म कर दिए। ये एगोन का तरीका था ये दिखाने का कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा घराना दोनों बच जाएंगे। जो लोग शुरू से उसके साथ खड़े थे, एगोन ने उन्हें नए और बड़े पद दिए। डेमन वोलारियन को रॉयल फ्लीट का कमांडर यानी मास्टर ऑफ शिप्स बना दिया। ट्रिस्टन मासी बना मास्टर ऑफ लॉज। क्रिस्पियन सेल्टिगर बना मास्टर ऑफ कॉइन। और सबसे खास पद मिला ओरिस बराथियन को। एगोन ने उसे अपना शील्ड, माय स्टॉलवर्ट, माय स्ट्रॉन्ग राइट हैंड कहा। इसी वजह से हिस्ट्री में ओरिस बराथियन को पहला हैंड ऑफ द किंग माना जाता है। इसके बाद एगोन ने पहली बार अपना रॉयल बैनर खोलकर दिखाया, काले बैकग्राउंड पर लाल रंग के 3 सिरों वाला ड्रैगन। यही बैनर बाद में हाउस टारगेरियन का ऑफिशियल सिजिल बन गया। फिर विसेनिया ने एगोन के सर पर रूबी से सजा हुआ वैलेरियन स्टील का क्राउन पहनाया और रेनिस ने उसका ऐलान किया, एगोन, फर्स्ट ऑफ हिज नेम, किंग ऑफ ऑल वेस्टरोस एंड शील्ड ऑफ हिज पीपल। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ड्रैगन्स ने जोर से दहाड़ मारी। लॉर्ड्स और नाइट्स ने सोर्ड्स उठाकर स्वागत किया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आम लोगों में थी। फार्मर्स, फिशरमैन और गांव के लोग सबसे जोर से वही चीयर कर रहे थे। दूसरी तरफ हैरन द ब्लैक और आर्गिलेक पहले ही अपनी आर्मीज जमा कर चुके थे। रीच का किंग मर्न गार्डनर सीधा किंग लोरेन लैनिस्टर से मिलने कास्टरली रॉक पहुंच गया। डॉन के प्रिंसेस ने एगोन को अलायंस ऑफर किया, लेकिन एक शर्त के साथ, वो उसकी सब्जेक्ट नहीं बल्कि उसकी इक्वल अलाय बनेगी। वेल से भी अलायंस का प्रपोजल आया और नॉर्थ में किंग टॉरेंस स्टार्क अपने बैनरमैन के साथ बैठकर ये सोच रहा था कि इस नए कॉन्करर का सामना कैसे किया जाए। अब पूरा वेस्टरोस बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, एगोन अपना अगला वार किस पर करेगा। जवाब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाता। कोरोनेशन के कुछ ही दिनों बाद एगोन की आर्मीज दोबारा मार्च करने लगी और इस बार उनका पहला बड़ा टारगेट था स्टॉर्म्स एंड। एगोन ने अपनी आर्मी को 3 हिस्सों में बांट दिया। ओरिस बराथियन और रेनिस ड्रैगन मरैक्सिस के साथ स्टॉर्म्स एंड की तरफ बढ़े। डेमन वलारियन अपनी फ्लीट लेकर क्वीन विसेनिया और वेगार के साथ गल टाउन और वेल की तरफ निकल गया और खुद एगोन बलेरियन द ब्लैक ड्रेड के साथ सीधा हैरन हॉल की तरफ मार्च करने लगा, उस कासल की तरफ जो हैरन द ब्लैक की शान और उसका सबसे बड़ा घमंड था। लेकिन शुरुआत टारगेरियंस के लिए बिल्कुल आसान नहीं रही। स्टॉर्मलैंड्स में लॉर्ड्स एरोल, फेल और बकलर ने ओरिस बराथियन की आर्मी पर अचानक हमला कर दिया। 1000 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और हमला करने वाले जंगल में गायब हो गए। वेल में भी टारगेरियन फ्लीट को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एरन फ्लीट ने उनके कई जहाज डुबा दिए और इस लड़ाई में एगोन का एडमिरल डेमन वलारियन भी मारा गया। उसी वक्त गॉड्स के पास भी एगोन को 2 अलग अलग बैटल्स लड़नी पड़ी। पहली लड़ाई वो जीत गया, लेकिन दूसरी में हैरन के बेटों ने अचानक पीछे से हमला करके टारगेरियंस को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसा लग रहा था जैसे एगोन की कैंपेन धीरे धीरे बिखर रही हो, लेकिन एक चीज का जवाब किसी के पास नहीं था, ड्रैगन्स। वेल की नेवी ने टारगेरियन फ्लीट को जरूर हरा दिया, लेकिन फिर आसमान से विसेनिया अपने ड्रैगन वेगार पर उतर आई। कुछ ही समय में एनिमीज के अपने जहाज आग के गोले बन चुके थे। स्टॉर्मलैंड्स में लॉर्ड एरल, फेल और बकलर जंगलों में छुप गए, लेकिन रेनिस ने मरेक्सिस के साथ पूरे जंगल को आग लगा दी। और जिस आर्मी ने वेलिंग विलोज की बैटल जीती थी, जब वो हैरन हॉल लौट रही थी, तब सुबह सुबह उनके ऊपर टूट पड़ा बलेरियन द ब्लैक ड्रैगन। हैरन के जहाज जलकर राख हो गए और साथ में उसके बेटे भी। इसी बीच एगोन के दुश्मनों की मुसीबत और बढ़ गई जब आर्गिलेक अपनी पूरी आर्मी टारगेरियन से लड़ने के लिए जमा कर रहा था। तब स्टेपस्टोन्स के पायरेट्स ने उसके कोस्टल इलाकों पर हमला शुरू कर दिया। साउथ से डॉर्निश रेडर्स भी उसकी टेरिटरी लूटने लगे और वेल में भी 3 सिस्टर्स आइलैंड ने एरेंस के खिलाफ बगावत कर दी। यानी एगोन से लड़ने से पहले ही उसके दुश्मन अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझने लगे थे। लेकिन हैरन द ब्लैक के साथ जो होने वाला था, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं था। हैरन द ब्लैक को लगता था कि उसका सबसे बड़ा हथियार हैरन हॉल है। 3 जनरेशन तक हाउस होर ने रिवरलैंड्स पर राज जरूर किया था, लेकिन वहां के लोग उनसे नफरत करते थे। हैरन ने हैरन हॉल बनवाने के लिए हजारों लोगों को मजदूरी करते करते मरने पर मजबूर कर दिया। रिवरलैंड्स को लूट कर उसने कैसल के लिए पैसा और सामान इकट्ठा किया। छोटे लोग हो या बड़े लॉर्ड, सब उसके जुल्म से परेशान थे। बस फिर क्या होना था, रिवरन के लॉर्ड एडमिन टली ने बगावत का झंडा उठा दिया। हैरन की मदद करने के बजाय उसने हाउस टारगेरियन का साथ देने का ऐलान कर दिया। धीरे धीरे पूरा रिवरलैंड्स उसके पीछे खड़ा होने लगा।
ब्लैकवुड्स, मैलिस्टर्स, वेंसेस, ब्रैकन्स, पाइपर्स, फ्रेज, स्ट्रॉन्ग्स एक एक करके सब हैरन का साथ छोड़कर एगॉन के कैंप में आ गए। कुछ ही दिनों में हालात उल्टे पड़ गए। अब हैरन द ब्लैक खुद घिर चुका था। वो भागकर अपने सपनों के कैसल हैरन हॉल के अंदर चला गया और वैसे भी उसे पूरा यकीन था कि हैरन हॉल को कोई जीत नहीं सकता। आखिर ये वेस्टरोस का सबसे बड़ा कासल था। 5 बड़े टावर्स, इतनी मोटी दीवारें कि वेस्टरोस की कोई ताकत उन्हें नहीं तोड़ सकती। पानी और खाने का इतना बड़ा स्टॉक था कि सालों तक सीज झेला जा सकता था। हैरन को लग रहा था वो जीत चुका है, लेकिन एगॉन का प्लान कुछ और ही था। उसने अटैक करने की जगह पहले पीस बैनर के नीचे हैरन को बात करने के लिए बुलाया और फिर दोनों राजा पहली और आखिरी बार आमने सामने आए। एगॉन ने कहा, अभी सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें आयरन आइलैंड्स का लॉर्ड बना दूंगा। तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे बाद राज करेंगे। मेरे 8000 सोल्जर्स तुम्हारी दीवारों के बाहर खड़े हैं। हैरन बस मुस्कुराया, तुम्हारे सोल्जर्स मेरी दीवारों के बाहर हैं और मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दीवारें बहुत मजबूत हैं। एगॉन ने शांत आवाज में जवाब दिया, लेकिन इतनी ऊंची नहीं कि ड्रैगन्स को रोक सके। ड्रैगन्स उड़ते हैं। हैरन हंसने लगा और बोला, मैंने ये कासल पत्थर से बनाया है और पत्थर जलते नहीं हैं। एगॉन ने हैरन की आंखों में देखते हुए सिर्फ एक बात कही, जब आज सूरज डूबेगा तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो चुका होगा। हैरन ने एगॉन की बात सुनी और बस उसके सामने थूक कर वापस हैरन हॉल के अंदर चला गया। उसने अपने हर सोल्जर को दीवारों पर तैनात कर दिया। सबके हाथ में स्पीयर्स, बोज और क्रॉस बोज थे। उसने ऐलान किया, जो आदमी ड्रैगन को गिरा देगा उसे जमीन, दौलत जो चाहे मिलेगा। और फिर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर मेरी कोई बेटी होती तो उसकी शादी भी उसी से करा देता, लेकिन अब टली, ब्लैकवुड या स्ट्रॉन्ग की बेटियों में से जो चाहे ले ले। हैरन को पूरा यकीन था हैरन हॉल कभी नहीं टूटेगा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, दीवारों पर खड़े सोल्जर्स अंधेरे में आसमान को देखते रहे, लेकिन कोई ड्रैगन नजर नहीं आया। शायद कुछ लोगों को लगने लगा था कि एगॉन सिर्फ धमकी देकर चला गया, लेकिन असल में एगॉन बलेरियन को इतना ऊपर ले गया था कि नीचे से वो चांद के पास उड़ती एक छोटी सी मक्खी जैसा दिख रहा था। और फिर बलेरियन ने सीधा हैरन हॉल की दीवारों के अंदर डाइव लगाई। अगले ही पल ब्लैक ड्रेड ने अपनी काली आग पूरे कासिल पर बरसा दी। हैरन ने कहा था पत्थर जलते नहीं, और वो सही था, पत्थर नहीं जले, लेकिन कैसल सिर्फ पत्थर का बना हुआ नहीं था। अंदर की लकड़ी, ऊन, भूसा, अनाज, खाने का सारा सामान और सबसे जरूरी इंसान, सब कुछ आग की लपटों में घुल गया। सोल्जर्स जलते हुए दीवारों से नीचे गिरने लगे और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ड्रैगन फायर इतनी गर्म थी कि हैरन हॉल का पत्थर भी पिघलने लगा। बाद में लोग कहते थे कि उस रात हैरन हॉल के 5 टावर्स आसमान में जलती हुई 5 बड़ी मोमबत्तियों जैसा दिख रहा था। बाद में लोग कहते थे कि उस रात हैरन हॉल के 5 टावर्स आसमान में जलती हुई 5 बड़ी मोमबत्तियों जैसे दिख रहे थे और उनकी दीवारों से पिघले हुए पत्थर की नदियां बह रही थी। उसी रात हैरन ब्लैक और उसके सारे बेटे जिंदा जलकर मर गए और उनके साथ ही हाउस होर का अंत हो गया। अगले दिन हैरन हॉल की राख के बाहर एडमंड टली ने एगॉन के सामने घुटने टेक दिए। एगॉन ने उसे लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द ट्राइडेंट बना दिया और रिवरलैंड्स के बाकी लॉर्ड्स ने भी एक एक करके एगॉन को अपना राजा मान लिया। एक ही रात में एगॉन ने सिर्फ हैरन को नहीं हराया था, उसने पूरे वेस्टरोस को दिखा दिया था कि ड्रैगन्स के सामने दुनिया का सबसे मजबूत कैसल भी बेकार है। हैरन हॉल गिर चुका था, लेकिन स्टॉर्म किंग आर्गिलेक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसके बैनरमैन अब भी उसके साथ वफादारी से खड़े थे। स्टॉर्म्स एंड में उसने एक बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठा कर ली और वैसे भी स्टॉर्म्स एंड कोई मामूली कासल नहीं था। उसकी दीवारें हैरन हॉल से भी ज्यादा मोटी मानी जाती थी। लोगों का मानना था कि उस कासल को फोर्स से जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही हैरन हॉल के गिरने की खबर आर्गिलेक तक पहुंची, उसने एक फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं हैरन की तरह अपने कासल में जलकर नहीं मरूंगा। मैं तलवार हाथ में लेकर खुली जंग में अपनी किस्मत का फैसला करूंगा। और फिर आर्गिलेक द एरोगेंट आखिरी बार स्टॉर्म्स एंड से बाहर निकला, लेकिन उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। रेनीस अपने ड्रैगन मरेक्सिस पर आसमान से सब देख रही थी। उसने आर्गिलेक की आर्मी की एग्जैक्ट पोजीशन और नंबर्स जाकर ओरिस बराथियन को बता दिए और इसने तुरंत एक ऊंची पहाड़ी पर अपनी आर्मी तैनात कर दी और वहीं दुश्मन का इंतजार करने लगा। और फिर जैसे ही दोनों आर्मीज आमने सामने आई, स्टॉर्मलैंड्स ने अपना असली रूप दिखा दिया। सुबह से बारिश शुरू हुई, दोपहर तक वो एक भयंकर आंधी में बदल चुकी थी। आर्गिलेक के लॉर्ड्स ने उसे सलाह दी, अटैक किल करते हैं, मौसम साफ होने दो, लेकिन आर्गिलेक ने मना कर दिया। उसकी आर्मी टारगेरियन से लगभग 2 गुना बड़ी थी। उसके पास नाइट्स और हैवी कैवलरी भी काफी ज्यादा थी और सबसे बड़ी बात, उसने नोटिस किया कि हवा साउथ से चल रही थी, सीधा टारगेरियन आर्मी के चेहरों की तरफ। उसे लगा ये मौसम उसके साथ है। उसने बिना एक पल की देरी किए अटैक का ऑर्डर दे दिया और इसी के साथ शुरू हुई द लास्ट स्टॉर्म, एक ऐसी बैटल जो हैरन हॉल की तरह वन साइडेड नहीं थी। इस बार
दोनों तरफ से खून बहने वाला था। आर्गिलेक ने अपनी कैवलरी के साथ सीधा ओरिस बराथियन की पोजीशन पर हमला बोल दिया, लेकिन बारिश ने पूरा मैदान कीचड़ में बदल दिया था। घोड़े फिसलने लगे, कैवलरी की स्पीड और फॉर्मेशन दोनों टूट गए। स्टॉर्मलैंडर्स ने फिर स्ट्रैटेजी बदली, वो घोड़ों से उतरकर पैदल ही पहाड़ी चढ़ने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि टारगेरियन आर्चर्स के बो स्ट्रिंग्स भीग गए और उनके बोज लगभग बेकार हो गए। एक हिल गिर गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आखिर में स्टॉर्म किंग ने अपनी लास्ट चार्ज के साथ टारगेरियन सेंटर तोड़ दिया। लेकिन सामने खड़ी थी रेनीस और उसका ड्रैगन मरैक्सिस। जमीन पर खड़ा हुआ ड्रैगन भी किसी पूरी आर्मी से कम नहीं था। ड्रैगन फायर ने आर्गिलेक के सबसे पावरफुल कमांडर्स को वहीं जलाकर खत्म कर दिया। घोड़े घबरा गए, राइडर्स एक दूसरे से टकराने लगे और कुछ ही पलों में पूरी स्टॉर्मलैंडर आर्मी केओस में बदल गई। इसी अफरा तफरी के बीच खुद स्टॉर्म किंग आर्गिलेक भी घोड़े से नीचे गिर गया, लेकिन वो भागा नहीं। बुढ़ा होने के बाद भी आर्गिलेक आखिरी सांस तक लड़ता रहा। जब ओरिस बराथियन उसके सामने पहुंचा, उसने देखा कि आर्गिलेक अब भी एक साथ 12-13 लोगों से अकेले लड़ रहा था। ओरिस ने कहा, हट जाओ, और उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया। वो चाहता था कि दोनों बराबरी की जमीन पर ड्यूल लड़ें। उसने आर्गिलेक को एक आखिरी मौका दिया सरेंडर करने का, लेकिन आर्गिलेक ने सरेंडर करने की जगह सिर्फ गाली दी और फिर दोनों के बीच एक आखिरी ड्यूल शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे को घायल किया, लेकिन आखिर में आर्गिलेक दी एरोगेंट तलवार हाथ में लिए ही मर गया। कहते हैं उसके होठों पर आखिरी सांस तक बद्दुआ थी। जैसे ही स्टॉर्मलैंडर्स को पता चला कि उनका राजा मर चुका है, उनका हौसला टूट गया। लॉर्ड्स और नाइट्स ने अपनी तलवारें जमीन पर फेंकी और बैटलफील्ड छोड़कर भाग गए। अब बस स्टॉर्म्स एंड बचा था। कुछ दिनों तक लोगों को डर था कि हैरन हॉल की तरह उस कैसल को भी ड्रैगन्स जला देंगे, लेकिन आर्गिलेक की बेटी आर्गिला डरंडन ने कैसल के दरवाजे बंद कर दिए और खुद को स्टॉर्म क्वीन घोषित कर दिया। उसने कसम खाई, मैं घुटने नहीं टेकूंगी। जब रेनीस मरैक्सिस पर बैठकर बात करने पहुंची, तब आर्गिला ने उसे एक ही जवाब दिया, तुम मेरा कासल जीत सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ सिर्फ हड्डियां, खून और राख ही मिलेगी। लेकिन स्टॉर्म्स एंड के सोल्जर्स अपनी रानी जितना मरने को तैयार नहीं थे। उसी रात स्टॉर्म्स एंड के सोल्जर्स ने अपनी ही रानी के साथ धोखा कर दिया। उन्होंने कासल के गेट खोल दिए और लेडी आर्गिला डरंडन को हाथ बांधकर, मुंह बांध करके और बिना कपड़ों के ओरिस बराथियन के कैंप में भेज दिया। लेकिन ओरिस ने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे सब सोच रहे थे। उसने खुद आर्गिला की जंजीरें खोली, अपना क्लोक उसके कंधों पर रखा, उसे वाइन दी और उसके पिता आर्गिलेक की बहादुरी की तारीफ करी। फिर डरंडन हाउस को मिटाने के बजाय ओरिस ने उसी हाउस का सिजिल और उनका मोटो अपना लिया। स्टॉर्म्स एंड उसकी नई सीट बनी और बाद में आर्गिला डरंडन ही उसकी पत्नी बनी। अब एगॉन के कंट्रोल में रिवरलैंड्स भी थे और स्टॉर्मलैंड्स भी। बाकी बचे हुए किंग्स को समझ आ गया था अब उनकी बारी आने वाली है। नॉर्थ में किंग टॉरेन स्टार्क ने अपने बैनरमैन को बुलाना शुरू कर दिया। वेल में क्वीन शेरा एरन ने आयरी की सिक्योरिटी मजबूत कर दी और ब्लडी गेट की तरफ अपनी आर्मी भेज दी। लेकिन उसने एक और अजीब चाल भी चली। कहते हैं कि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर शेरा एरन ने एगॉन को अपनी तस्वीर भेजी। माना जाता था कि वो पूरे वेस्टरोस में सबसे फेयर मेडन थी। उसने अपनी शादी का प्रपोजल भेजा, बस एक शर्त थी, उसका बेटा रॉनेल एरन एगॉन का हेयर बनेगा। उसे लगा वो अपनी खूबसूरती से एगॉन को दीवाना बना ले। लेकिन एगॉन ने इस प्रपोजल का कभी कोई जवाब नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास पहले से ही 2 क्वींस थे, या फिर क्योंकि उसका अगला ध्यान किसी और तरफ था, वेस्ट की तरफ। वहां 2 सबसे ताकतवर किंग्स ने अपने सारे झगड़े भुला दिए थे। किंग मर्न गार्डनर ऑफ द रीच और किंग लोरेन लैनिस्टर ऑफ द रॉक दोनों ने मिलकर एगॉन को हमेशा के लिए रोकने का फैसला कर लिया। और अब उनकी आर्मीज एक साथ मिली तो वेस्टरोस ने उस वक्त तक की सबसे बड़ी आर्मी देखी। लगभग 55,000 सोल्जर्स, 600 से ज्यादा लॉर्ड्स और 5,000 से भी ज्यादा माउंटेड नाइट्स। किंग मर्न ने फक्र से कहा, यह है हमारी आयरन फिस्ट। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यही आयरन फिस्ट ड्रैगन फायर के सामने राख बनने वाली थी। वेस्ट की तरफ से आ रही उस विशाल आर्मी की खबर मिलते ही एगॉन भी अपनी आर्मी लेकर उनसे टकराने निकल पड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दोनों किंग्स के पास एगॉन से लगभग 5 गुना ज्यादा सोल्जर्स थे और एगॉन की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा उन रिवर लॉर्ड्स का था जो अभी कुछ दिन पहले ही उसके साथ जुड़े थे, यानी उनकी वफादारी अभी तक प्रॉपरली टेस्ट भी नहीं हुई थी। लेकिन एगॉन के पास एक एडवांटेज था, उसकी छोटी आर्मी ज्यादा तेजी से मूव कर सकती थी। स्टोनी सेप पर पहुंचते ही उसकी दोनों क्वींस भी अपने ड्रैगन्स के साथ उससे आ मिली, रेनीस टॉम्स एंड से और वेसेनिया क्रैक क्लॉ पॉइंट से। अब पहली बार एगॉन, वेसेनिया और रेनीस तीनों एक साथ अपने ड्रैगन्स के साथ बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों आर्मीज का सामना हुआ ब्लैक वाटर के साउथ के खुले मैदानों में। जब स्काउट्स ने उन दोनों किंग्स को एगॉन की आर्मी का साइज बताया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा हर एक टारगेरियन सोल्जर के सामने उनके पास 5 सोल्जर्स खड़े हैं
लॉर्ड्स और नाइट्स की तादाद भी एगॉन से कई ज्यादा थी और बैटलफील्ड भी उनके फेवर में था। दूर दूर तक सिर्फ खुले मैदान जहां हैवी कैवलरी अपनी पूरी स्पीड से चार्ज कर सकती थी। ना कोई पहाड़ी, ना कोई कीचड़, ना ही बारिश, सब कुछ उनके हिसाब से परफेक्ट था। आर्मी भी किंग मर्न गार्डनर कमांड कर रहा था क्योंकि उसके पास किंग लोरेन लैनिस्टर से भी ज्यादा सोल्जर्स थे। उसने सेंटर अपने पास रखा। उसका बेटा एडमंड वैनगार्ड लीड कर रहा था। किंग लोरेन लैनिस्टर राइट फ्लैंक संभाल रहा था और लॉर्ड ओकहार्ट लेफ्ट फ्लैंक। उनकी स्ट्रैटेजी भी सिंपल थी, दोनों फ्लैंक से एगॉन की आर्मी को घेरना और फिर बीच में उनकी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन आयरन फिस्ट। हजारों हेवीली आर्मर्ड नाइट्स का एक बड़ा सा वेज जो सीधा एगॉन के सेंटर को तोड़ दे। एगॉन ने भी अपनी आर्मी को बैटल फॉर्मेशन में खड़ा कर दिया। स्पेयरमैन और पाइकमैन को सामने रखा, उनके पीछे आर्चर्स और क्रॉसबोमैन और दोनों फ्लैंक्स पर लाइट कैवलरी। अपनी ग्राउंड आर्मी की कमांड उसने जॉन मुटॉन को दे दी क्योंकि एगॉन का असली प्लान जमीन पर नहीं आसमान से लड़ने का था। और कुछ ही देर में वेस्टरोस की हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी बैटल शुरू होने वाली थी, द फील्ड ऑफ फायर। एगॉन को पहले ही समझ आ गया था कि ये बैटल जमीन पर जीतना मुश्किल होगा, इसलिए उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत ड्रैगन्स के आसपास पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। उसने नोटिस कर लिया था कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। बैटलफील्ड के चारों तरफ की घास और गेहूं की फसल पूरी तरह सूख चुकी थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। जैसे किंग मर्न गार्डनर और किंग लोरेन लैनिस्टर ने अपनी ट्रम्पेट्स बजाई, उनकी विशाल आर्मी लहराते हुए बैनर्स के समुंदर के नीचे आगे बढ़ने लगी। खुद किंग मर्न अपने सुनहरे घोड़े पर सेंटर लीड कर रहा था। हॉर्न्स और ड्रम्स की गूंज के साथ उन्होंने टारगेरियन आर्मी पर तीरों की बारिश कर दी और उनके स्पेयरमैन की लाइंस टूटने लगी। लेकिन तब तक एगॉन, विसेनिया और रेनिस आसमान में उठ चुके थे। एगॉन बलेरियन द ब्लैक ड्रेड पर सवार होकर दुश्मन के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। नीचे से स्पेयर्स, तीर और पत्थर उसकी तरफ उछल गए और हर बार अपनी ड्रैगन फायर से सैनिकों की पूरी लाइंस को आग में डुबो देता। इसी बीच रेनिस और विसेनिया ने दुश्मन की आर्मी की आगे और पीछे की सूखी घास में आग लगा दी और फिर वही हुआ जिसका एगॉन इंतजार कर रहा था। तेज हवा ने उस आग को और भड़का दिया। धुआं सीधा गार्डनर और लैनिस्टर की आर्मीज की तरफ जाने लगा। घोड़े बुरी तरह घबरा गए, सोल्जर्स को कुछ दिखना बंद हो गया। कुछ ही पलों में डिसिप्लिन टूट गया और पूरी आर्मी आग और धुएं के बीच फंस गई। जो लोग जलती हुई बैटलफील्ड से बचकर बाहर निकले, उनका सामना जॉन मुटॉन की आर्मी से हुआ जो पहले से ही तैयार खड़ी थी। उन्होंने उन बचे हुए सोल्जर्स को भी आसानी से खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से इस बैटल को हमेशा के लिए नाम मिल गया, द फील्ड ऑफ फायर। सिर्फ ड्रैगन फायर में ही 4000 से ज्यादा सोल्जर्स जिंदा जल गए, 1000 से ज्यादा और लोग तलवारों, तीरों और भाले से मारे गए और हजारों लोग ऐसे जल गए कि उनके जख्म जिंदगी भर कभी नहीं भरे। किंग मर्न गार्डनर भी उन्हीं लाशों में मिला। उसके बेटे, पोते, भाई, रिश्तेदार, लगभग पूरा हाउस गार्डनर उसी बैटलफील्ड पर खत्म हो गया। दूसरी तरफ किंग लोरेन लैनिस्टर किसी तरह आग और धुएं के बीच से बचकर निकल गया, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी आर्मी को बिखरते हुए देख लिया था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इतनी बड़ी जीत के बाद भी टारगेरियंस के सिर्फ 100 से भी कम सोल्जर्स मरे। विसेनिया को एक तीर कंधे में जरूर लगा था, लेकिन वो भी जल्दी ठीक हो गई। बैटल खत्म होते ही जब ड्रैगन्स बैटलफील्ड पर पड़ी लाशों को खा रहे थे, एगॉन ने एक अजीब हुक्म दिया, मरे हुए सैनिकों की सारी तलवारें इकट्ठी करो, क्योंकि उन तलवारों से वो एक ऐसी चीज बनाने वाला था जो अगले 300 साल तक वेस्टरोस की सबसे पावरफुल सीट बनेगी। फील्ड ऑफ फायर के अगले ही दिन किंग लोरेन लैनिस्टर को पकड़ लिया गया। वो एगॉन के सामने आया, अपनी तलवार और अपना क्राउन उसके कदमों में रख दिया और घुटने टेक दिए। और यहीं एगॉन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसने जो वादा किया था वो सिर्फ कहने के लिए नहीं था। उसने लोरेन को माफ कर दिया, उसकी जमीन और उसका टाइटल वापस कर दिया और उसे लॉर्ड ऑफ कास्टरली रॉक और वार्डन ऑफ द वेस्ट बना दिया। लोरेन के बाद उसके बैनरमैन और रीच के कई बचे हुए लॉर्ड्स ने भी एगॉन के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन कॉन्क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुई थी। एगॉन सीधा हाई गार्डन की तरफ बढ़ा। वहां उसे हाउस गार्डनर का कोई नया किंग नहीं मिला, बल्कि उनका स्टेवर्ड हार्लिन टायरल मिला। टायरल ने बिना एक भी तलवार चलाए हाई गार्डन की चाबियां एगॉन को दे दी और उसकी वफादारी की कसम खा ली। बदले में एगॉन ने एक फैसला लिया। उसने हार्लिन टायरल को हाई गार्डन का लॉर्ड, वार्डन ऑफ द साउथ और लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द मैंडर बना दिया। यानी हाउस गार्डनर खत्म हो चुका था और उसकी जगह अब हाउस टायरल ने ले ली थी। अब एगॉन का अगला प्लान था साउथ की तरफ मार्च करके ओल्ड टाउन, आर्बर और डॉन को भी अपने कंट्रोल में लेना। लेकिन तभी उसके पास एक और खबर पहुंची। नॉर्थ का किंग टॉरेन स्टार्क अपनी 30,000 की आर्मी के साथ नेक पार करके रिवरलैंड्स में घुस चुका था। यह सुनते ही एगॉन ने बिना वक्त गंवाए अपनी पूरी आर्मी को नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया। खुद वो बलेरियन पर सवार होकर सबसे आगे निकल गया। साथ ही उसने विसेनिया और रेनिस को भी बुला लिया और उन सब लॉर्ड्स को भी जो हैरनहॉल और फील्ड ऑफ फायर के बाद उसके साथ आ मिले थे। जब टोरेन स्टार्क ट्राइडेंट के किनारे पहुंचा, उसने सामने एक ऐसी आर्मी देखी जो उसकी अपनी आर्मी से भी बड़ी थी। रिवरलैंड्स, वेस्टरलैंड्स, स्टॉर्मलैंड्स और रीच के सोल्जर सब एक ही बैनर के नीचे खड़े थे।
और उन सब के ऊपर बलेरियन, मरैक्सिस और वेगार आसमान में चक्कर काट रहे थे। टोरेन के स्काउट्स हैरन हॉल के पिघले हुए टावर्स देखकर आ चुके थे। उन्होंने फील्ड ऑफ फायर की कहानी भी अपनी आंखों देखी सच्चाई की तरह सुना दी थी। टोरेन समझ गया था कि अगर उसने ट्राइडेंट पार करके लड़ाई शुरू करी तो उसके साथ भी वही हो सकता है जो हैरन द ब्लैक और किंग मर्न के साथ हुआ था। लेकिन फिर भी उसके कई बैनरमैन उसे लड़ने के लिए उकसा रहे थे। और अब टोरेन स्टार्क को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना था। नॉर्थ के कई लॉर्ड्स अब भी टोरेन स्टार्क को लड़ने के लिए उकसा रहे थे। कुछ तो इतना तक कह रहे थे कि रात के अंधेरे में ट्राइडेंट पार करके एगोन के कैंप पर अचानक हमला कर दिया जाए और सोते हुए ड्रैगन्स को ही मार दिया जाए। लेकिन टोरेन ने यह रिस्क नहीं लिया। उसने अपने साथ आए मेस्टर्स को एगोन के कैंप भेजा, बात करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। पूरी रात दोनों कैंप्स के बीच मैसेजेस आते जाते रहे और अगले दिन सुबह किंग टोरेन स्टार्क खुद ट्राइडेंट पार करके एगोन के कैंप में पहुंचा। वहीं ट्राइडेंट की साउथ बैंक पर टोरेन स्टार्क ने अपना क्राउन उतारा, एगोन के सामने घुटने टेक दिए और नॉर्थ का इंडिपेंडेंट किंग रहना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से उसे किंग इन द नॉर्थ नहीं बल्कि द किंग हु नेल्ट के नाम से याद किया गया। और एगोन ने भी उसके साथ वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने टोरेन का क्राउन वापस नहीं पहनाया, लेकिन उसे लॉर्ड ऑफ विंटरफेल और वार्डन ऑफ द नॉर्थ के रूप में उसकी पोजीशन बरकरार रखी। ना उसकी तलवार पिघलाई गई, ना उसके बैनरमैन को सजा दी गई। नॉर्थ अब एगोन का हो चुका था। इसके बाद एगोन और उसकी क्वींस अलग अलग दिशाओं में निकल गए। एगोन खुद ओल्ड टाउन की तरफ मार्च करने लगा, जबकि विसेनिया को वेल भेजा गया और रेनीस को डॉन की तरफ। वेल में क्वीन शारा आयरन ने अपनी डिफेंसेस और भी मजबूत कर दी थी। गल टाउन की गैरिसन बढ़ा दी गई थी और आयरी तक पहुंचने वाले हर कैसल को तैयार कर दिया गया था। लेकिन ये सारी तैयारियां ड्रैगन्स के सामने बेकार साबित हुई। विसेनिया वेगार पर सवार होकर सीधा आयरी के इनर कोर्ट यार्ड में उतर गई। जब क्वीन शारा बाहर आई तो उसने कुछ ऐसा देखा जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका छोटा बेटा रॉनेल आयरन वेगार की पीठ पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हैरानी और एक्साइटमेंट थी। बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखकर सिर्फ इतना पूछा, मदर, क्या मैं इस लेडी के साथ उड़ने जा सकता हूँ? उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। ना कोई धमकी दी गई, ना कोई नेगोशिएशन हुई। बस दो क्वींस एक दूसरे की तरफ मुस्कुराईं और क्वीन शारा ने आयरी, द गेट्स ऑफ द मून और पूरा वेल बिना लड़ाई के विसेनिया के हवाले कर दिया। बाद में लोग कहते हैं कि उस दिन रॉनेल आयरन ने वेगार पर बैठकर जायंट्स लैंड्स के ऊपर 3 चक्कर लगाए थे और जब वो नीचे उतरा तब वेल की आजादी खत्म हो चुकी थी, पर वो अब एक लॉर्ड बन चुका था। लेकिन रेनीस का सफर इतना आसान नहीं था। वो डॉन पहुंची, लेकिन वहां उसे लड़ने के लिए कोई आर्मी ही नहीं मिली। प्रिंसेस पास पर डॉर्निस पेयरमैन तैनात जरूर थे, लेकिन रेनीस ने उनसे लड़ाई नहीं की। वो सीधा वेद पहुंची और वहां सरेंडर मांगा, लेकिन कासल खाली था। अंदर सिर्फ औरतें, बच्चे और बुजुर्ग थे। जब रेनीस ने पूछा कि लॉर्ड्स कहाँ गए, तो बस एक ही जवाब मिला, चले गए। रेनीस एक के बाद एक जगह उड़ती रही, गॉड्स ग्रेस, हेल होल्ड, ब्लैंकी टाउन, लेकिन हर जगह वही कहानी थी। डॉर्निश आर्मी सामने आने के बजाय गायब हो चुकी थी। तब आखिरकार रेनीस सनस्पेयर पहुंची। वहां उसकी मुलाकात हुई प्रिंसेस मेरिया मार्टेल से। मेरिया उस वक्त लगभग 80 साल की थी। उसने 60 साल तक डॉन पर राज किया था। उम्र की वजह से वो कमजोर जरूर हो चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटी थी। लोग उसे मजाक में द येलो टोड ऑफ डॉन कहते थे और ये नाम आर्गिलेक नहीं रखा था। रेनीस ने उसे सीधा कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, अपने भाई को कह दो घुटने टेक दे। प्रिंसेस मेरिया ने बिना डरे जवाब दिया, डॉन का कोई किंग नहीं है, ये बात अपने भाई को जाकर कह देना। रेनीस ने फिर कहा, ठीक है, फिर अगली बार हम फायर एंड ब्लड के साथ लौटेंगे। लेकिन मेरिया मार्टेल का जवाब एगोन की पूरी कॉन्क्वेस्ट का सबसे यादगार जवाब बन गया। उसने कहा, तुम्हारे शब्द भी सुने और तुम्हारी धमकी भी सुनी, हमारे शब्द याद रखना, लेकिन अनबाउड, अनबेंट, अनब्रोकन। हमें जला सकते हो, तोड़ सकते हो, मार सकते हो, लेकिन हमें झुका नहीं सकते। ये डॉन है, तुम यहाँ कभी वेलकम नहीं थे, अब वापस लौट जाओ। अब डॉन के लोगों में इतनी अकड़ क्यों थी, इसका जवाब आपको 10,000 शिप्स वाली स्टोरी में मिलेगा, जो कि जल्द ही इस चैनल पर आएगी। तो इसी के साथ डॉन ही 7 किंगडम्स का एक लौता हिस्सा बन गया जो एगोन टारगेरियन के सामने झुकने से साफ इनकार कर चुका था। डॉन ने एगोन को ठुकरा दिया था, लेकिन अब उसका अगला स्टॉप था ओल्ड टाउन, जो पूरे वेस्टरोस के धर्म का सबसे बड़ा सेंटर था। यहीं रहते थे हाई सेप्टन, जिनकी बात लाखों लोग मानते थे, और यहीं से फेथ मिलिटेंट यानी वॉरियर्सन अपनी ताकत चलाते थे। अगर ओल्ड टाउन लड़ने का फैसला करता तो ये सिर्फ एक और किंगडम की बैटल नहीं होती, ये एगोन और फेथ के बीच की जंग बन जाती। लेकिन जब एगोन अपनी आर्मी के साथ ओल्ड टाउन पहुंचा तो उसने देखा कि शहर के दरवाजे पहले से ही खुले हुए थे और बाहर खुद लॉर्ड मैनफ्रेड हाईटावर उसका इंतजार कर रहे थे।
अब इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो जब एगॉन के वेस्टरोस में उतरने की खबर ओल्ड टाउन पहुंची तो हाई सेप्टन ने खुद को स्टेरी सेप्ट के अंदर 7 दिन और 7 रात के लिए कैद कर लिया। वो सिर्फ रोटी और पानी पर जिंदा रहा, लगातार प्रार्थना करता रहा और गॉड से रास्ता मांगता रहा। 7वें दिन उसने ऐलान किया कि गॉड्स ने उसे एक विजन दिखाया है। अगर ओल्ड टाउन ने एगॉन के खिलाफ तलवार उठाई तो ओल्ड टाउन जल जाएगा, हाई टावर जल जाएगा, सिटाडेल जल जाएगी और स्टेरी सेप्ट भी तबाह हो जाएगा। यह विजन सुनने के बाद लॉर्ड मैनफ्रेड हाईटावर ने बिना लड़ाई के सरेंडर करने का फैसला कर लिया। वो खुद एगॉन के सामने आया, अपनी तलवार, अपना शहर और अपनी वफादारी उसके हवाले कर दी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने अपनी सबसे छोटी बेटी का हाथ भी एगॉन को ऑफर किया था, लेकिन एगॉन ने मुस्कुराकर मना कर दिया। आखिरकार उसके पास पहले से ही 2 क्वींस थी और फिर 3 दिन बाद स्टेरी सेप्ट के अंदर एक सेरेमनी हुई। खुद हाई सेप्टन ने एगॉन को 7 ऑयल से अनॉइंट किया, उसके सर पर क्राउन रखा और उसका नया ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया। एगॉन ऑफ हाउस टारगेरियन, फर्स्ट ऑफ हिज नेम, King of the Andals, the Rhoynar and the First Men, Lord of the Seven Kingdom and the Protector of the Realm। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त भी डॉन ने सरेंडर नहीं किया था, फिर भी उस दिन से एगॉन को पूरे रेम का लेजिटिमेट किंग माना जाने लगा। फेथ का सपोर्ट मिलते ही उसकी कॉन्क्वेस्ट सिर्फ तलवार और ड्रैगन्स की नहीं रही, अब उसके पास गॉड्स का आशीर्वाद भी माना जाने लगा। ब्लैक वाटर में हुई एगॉन की पहली कोरोनेशन में ज्यादा लॉर्ड्स मौजूद नहीं थे, लेकिन ओल्ड टाउन की इस कोरोनेशन पर 100 से भी ज्यादा लोग थे और हजारों लोग ओल्ड टाउन की स्ट्रीट में एगॉन के लिए चीयर कर रहे थे जब वो बलेरियन पर बैठकर पूरी सिटी में घूम रहा था। अब तक 7 किंगडम्स लगभग पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुके थे। अब सवाल ये था, एगॉन अपनी कैपिटल कहाँ बनाएगा? कई लोगों को लगा कि वो ओल्ड टाउन को अपनी राजधानी बनाएगा, कुछ लोगों को लगा कि ड्रैगनस्टोन जो सदियों से हाउस टारगेरियन का घर था वही उसकी परमानेंट सीट होगी, लेकिन एगॉन ने फैसला किया कि उसकी नई कैपिटल वही होगी जहां उसने पहली बार वेस्टरोस की जमीन पर कदम रखा था, ब्लैक वाटर रश के किनारे की वही जगह जिसे अब किंग्स लैंडिंग के नाम से जाना जाएगा। और सिर्फ कैपिटल ही नहीं, एगॉन ने अपने लिए एक ऐसा थ्रोन बनवाने का भी फैसला किया जो पूरी दुनिया में किसी और किंग के पास ना हो। उसने हुक्म दिया कि उसके हर हराए हुए दुश्मन की तलवारें, चाहे वो पिघल चुकी हो, टेढ़ी हो गई हो या टूट चुकी हो, सब इकट्ठी की जाए और उन्हीं तलवारों को पिघलाकर बनाया गया आयरन थ्रोन, एक ऐसा तख्त जो उतना ही खतरनाक था जितना उस पर बैठने वाला राजा और जो आने वाले 100 सालों तक वेस्टरोस की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। एगॉन की कॉन्क्वेस्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आने वाले 36 सालों तक यानी 1 AC से 37 AC तक किंग एगॉन 1 टारगेरियन ने वेस्टरोस पर राज किया और उसके राज का ज्यादा हिस्सा पीसफुल माना जाता है। मेस्टर्स ने इस दौर को बाद में ड्रैगन्स पीस का नाम दिया, लेकिन उस शांति तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। कॉन्क्वेस्ट के बाद भी एगॉन को कई जंग लड़नी पड़ी और उनमें से आखिरी वॉर इतनी खतरनाक और खूनी थी कि मेस्टर्स कहते हैं वेस्टरोस ने उससे ज्यादा खूनी कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम देखे थे। टेक्निकली लोग मानते हैं कि एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट उस दिन खत्म हो गई थी जब ओल्ड टाउन के स्टेरी सेप्ट में हाई सेप्टन ने उसकी कोरोनेशन की, लेकिन हकीकत ये थी पूरा वेस्टरोस अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं आया था। सबसे पहली मुश्किल खड़ी हुई थी द 3 सिस्टर्स में। एगॉन की कॉन्क्वेस्ट के दौरान वहां के लॉर्ड्स ने मौका देखकर खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया और लेडी मार्ला सिंडरलैंड को अपनी क्वीन बना दिया। एगॉन ने इस रेबेलियन को खुद हैंडल नहीं किया, उसने अपने नए वार्डन ऑफ द नॉर्थ टोरेंस स्टार्क को हुक्म दिया कि इस बगावत को खत्म करे। व्हाइट हार्बर से एक नॉर्दर्न आर्मी ब्रावो सी शिप्स पर सवार होकर रवाना हुई, जिसकी कमांड सर वैरिक मैंडरली के हाथ में थी। लेकिन जब रेबेलियंस ने आसमान में क्वीन विसेनिया और वेगार को उड़ते देखा तो उनकी हिम्मत वहीं टूट गई। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने क्वीन मार्ला को हटा दिया और उसकी जगह उसके छोटे भाई को रूलर बना दिया। एक बार फिर सिर्फ एक ड्रैगन की मौजूदगी ने पूरी जंग खत्म कर दी। जब नॉर्थ की रेबेलियन खत्म हुई उसी वक्त वेस्टरोस के दूसरे किनारे पर आयरन आइलैंड्स में एक नया सिविल वॉर शुरू हो चुका था। हैरन द ब्लैक की मौत के बाद हाउस वॉर खत्म हो चुका था, इसलिए कई लोग खुद को आयरन आइलैंड्स का असली किंग बताने लगे। सबसे पहले कोरिन वॉलमार्क ने खुद को हैरन की लेगेसी का वारिस घोषित कर दिया, लेकिन उसका दावा सबने नहीं माना। ओल्ड विक पर तो प्रीस्ट ने एक और आदमी लोडोस के सर पर ड्रिफ्टवुड क्राउन रख दिया। लोडोस खुद को ड्राउन्ड गॉड का जिंदा बेटा बताता था और दावा करता था कि वो मिरेकल्स कर सकता है। थोड़े ही वक्त में आयरन आइलैंड्स कई टुकड़ों में बट गया। हर आइलैंड का अपना क्लेमेंट था और 1 साल तक आयरन बॉर्न आपस में ही खूनी जंग लड़ते रहे। हालात इतनी खराब हो गई कि लोग कहते थे समुंदर लाशों से भर गया था और खून की स्मेल से क्रैकन्स तक किनारों के पास दिखने लगे थे। आखिरकार 2 AC में एगॉन ने खुद इस सिविल वॉर को अंत करने का फैसला किया। वो बलेरियन पर सवार होकर आयरन आइलैंड्स पहुंचा और उसके साथ रीच, आर्बर, लैनिसपोर्ट, यहाँ तक कि टोरेंस स्टार्क की भेजी हुई शिप्स भी थी।
एक साल के सिविल वॉर ने आयरनबॉर्न को पहले ही कमजोर कर दिया था, इसलिए इस बार उन्होंने ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। एगोन ने कोरिन वॉलमार्क को खुद ब्लैक फायर से मार गिराया, लेकिन उसके छोटे बेटे को उसके घर और टाइटल्स वापस दे दिए। उसने ड्राउन्ड गॉड से प्रार्थना की कि क्रैकन्स उठकर एगोन के शिप्स को समुद्र में खींच ले। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो लोडोस ने अपने कपड़ों में पत्थर भरे और ये कहकर समुद्र में चल दिया, मैं अपने पिता से सलाह लेने जा रहा हूँ। हजारों लोग उसके पीछे समुद्र में उतर गए और उनकी लाशें सालों तक ओल्ड विक के किनारों पर बहकर आती रही। आयरन आइलैंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वॉल के साउथ में अब सिर्फ एक किंगडम बचा था जो एगोन के सामने नहीं झुका था। लेकिन इस बार एगोन ने तलवार या ड्रैगन फायर से शुरुआत नहीं की। उसने पहले बातचीत का रास्ता चुना। हाई लॉर्ड्स, मेस्टर्स और सेप्टेंस का एक डेलीगेशन सनस्पेयर भेजा गया ताकि प्रिंसेस मेरिया मार्टेल को समझाया जा सके कि डॉन को पीसफुली 7 किंगडम्स का हिस्सा बना लेना ही बेहतर होगा। लेकिन पूरे एक साल तक चलने वाली नेगोशिएशंस का कोई नतीजा नहीं निकला और फिर जो धमकी रेनिस ने पहले सनस्पेयर में दी, अब उसे सच करने का वक्त आ गया था। 4 AC में शुरू हुई फर्स्ट डॉर्निश वॉर। रेनिस टारगेरियन एक बार फिर मरैक्सिस पर सवार होकर डॉन लौटी, लेकिन इस बार वो फायर एंड ब्लड लेकर आई थी। सबसे पहला निशाना बना प्लैंकी टाउन। मरैक्सिस की ड्रैगन फायर ने देखते ही देखते पूरे फ्लोटिंग टाउन को आग के हवाले कर दिया। आग एक नाव से दूसरी नाव तक फैलती चली गई और देखते ही देखते ग्रीन ब्लड रिवर का मुंह धुएं और जलती हुई शिप से भर गया। लोग बचने के लिए पानी में कूद पड़े। इसी वजह से इस हमले में ड्रैगन फायर से कम, डूबने से ज्यादा लोग मरे। फर्स्ट डॉनिश वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। डॉन पर चढ़ाई के लिए एगोन ने अपनी आर्मी को 3 हिस्सों में बांट दिया। ओरिस बराथियन ने 1000 नाइट्स के साथ बोनवे से आगे बढ़ा, जबकि खुद एगोन लगभग 30,000 सोल्जर्स, 2000 माउंटेड नाइट्स और 300 लॉर्ड्स के साथ प्रिंसेस पास से डॉन में घुसा। साउथ के वार्डन हार्लन टायरल को पूरा यकीन था कि अगर डॉनिश आर्मी सामने से आ गए तो उन्हें कुछ ही देर में कुचल दिया जाएगा, चाहे एगोन या बलेरियन ना भी होते तो। लेकिन यही तो डॉर्निश स्ट्रैटेजी थी, वो कभी सामने आए ही नहीं। सीधी लड़ाई करने के बजाय डॉर्निश हर जगह से पीछे हट गए। जाते जाते अपनी फसलें जला दी, हर कुआं जहर से भर दिया और वॉच टावर्स तक खाली छोड़ दिए। रेड माउंटेन्स के तंग रास्तों में एगोन की आर्मी को एक और अजीब चीज मिली। रास्ता सड़ी हुई भेड़ों की लाशों से बंद किया गया था। उनकी ऊन उतर चुकी थी और वो इतनी गल चुकी थी कि खाने लायक नहीं बची थी। प्रिंसेस पास से निकलते निकलते ही एगोन की आर्मी के पास खाना और घोड़ों का चारा दोनों खत्म होने लगा। इसके बाद एगोन ने अपनी फोर्सेस को फिर से बांट दिया। उसने हार्लन टायरल को हेलहोल्ड पर हमला करने भेजा, जबकि वो खुद स्काई रीच की तरफ मुड़ गया। लेकिन डॉन की असली ताकत उसकी आर्मीज नहीं, उसकी जमीन थी। ऑटम का सीजन था और सबको लगा था कि डेजर्ट की गर्मी कम होगी, लेकिन डॉन ने उनकी उम्मीद भी तोड़ दी। तेज धूप, जहरीले पानी और प्यास ने टायरल की आर्मी को तोड़ना शुरू कर दिया। घोड़े एक एक करके मरने लगे। सोल्जर्स ने अपनी शील्ड्स, बैनर्स और भारी आर्मर तक फेंक दिए ताकि किसी तरह चल सकें। जब लॉर्ड टायरल आखिरकार हेलहोल्ड पहुंचा तो उसने देखा कासल पहले से ही खाली था। उधर ओरिस बराथियन की हालत भी कुछ खास नहीं थी। बोनवे के तंग और पथरीले रास्तों पर उसके घोड़े आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऊपर पहाड़ों से डॉर्निश डिफेंडर्स ने बड़े बड़े पत्थर गिराने शुरू कर दिए और जब ओरिस की आर्मी रिवर वेल के ब्रिज को पार कर रही थी तब अचानक पहाड़ों में छुपे हुए हजारों डॉर्निश आर्चर्स सामने आ गए और तीरों की ऐसी बारिश हुई कि टारगेरियन आर्मी को समझ ही नहीं आया कि हमला आखिर हुआ किस तरफ से। ओरिस बराथियन की कैंपेन तबाही में बदल चुकी थी। जब उसने पीछे हटने की कोशिश की तब डॉर्निश ने एक और चाल चल दी। एक भारी रॉक स्लाइड ने उसका वापस जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। अब स्टॉर्मलैंडर्स ना आगे बढ़ सकते थे ना पीछे लौट सकते थे और फिर डॉर्निश ने वहां मैसेकर शुरू कर दिया। और इस बराथियन और कुछ बड़े लॉर्ड्स को जिंदा पकड़ा गया क्योंकि उनसे अच्छी खासी रैंसम मिल सकती थी और उन्हें विल ऑफ विल, जिसे लोग विडो लवर के नाम से जानते थे, उसका कैदी बना दिया। लेकिन इसी बीच एगोन की कैंपेन काफी बढ़िया चल रही थी। उसने स्काई रीच पर कब्जा कर लिया, यॉर्नवुड को जीत लिया था और द टॉर ने भी बिना लड़ाई के सरेंडर कर दिया। फिर घोस्ट हिल के लॉर्ड टॉलेंट ने एगोन को सिंगल कॉम्बैट का चैलेंज भेजा। एगोन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और सामने वाले आदमी को मार भी दिया। लेकिन बाद में पता चला वो लॉर्ड टॉलेंट नहीं था, वो बस उसका फूल यानी कोर्ट जेस्टर था। असली लॉर्ड टॉलेंट तब तक गायब हो चुका था। जब एगोन आखिरकार सनस्पेयर पहुंचा तो वहां भी उसे वही देखने को मिला जो डॉन में हर जगह मिल रहा था। ना प्रिंसेस मेरिया मार्टेल का कोई पता था, ना किसी डॉर्निश आर्मी का। रेनिस ने पहले ही डॉन के कई कासल्स अपने कंट्रोल में ले लिए थे, लेकिन हर जगह सिर्फ बुजुर्ग औरतें और बच्चे मिले। तब रेनिस ने एगोन से एक लाइन कही जो डॉन की पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्क्राइब करती थी। द येलो टोड हैज मेल्टेड इनटू द सैंड्स, यानी प्रिंसेस मेरिया मार्टेल रेत में ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे वो कभी थी ही नहीं। इसके बाद एगोन ने सनस्पेयर के ग्रेट हॉल में खड़े होकर ऐलान कर दिया, अब डॉन भी मेरे किंगडम का हिस्सा है। उसने प्रिंसेस मेरिया मार्टेल को और बाकी डॉर्निश लॉर्ड्स को रेबल्स और आउटलॉज डिक्लेयर कर दिया। उनके सर पर इनाम रख दिया। जॉन रॉसबी को कैप्टन ऑफ सनस्पेयर और वार्डन ऑफ द सैंड्स बनाकर डॉन छोड़ दिया। सब कुछ
देखकर एगोन को लगा वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वो किंग्स लैंडिंग वापस पहुंचा, डॉन फिर से जिंदा हो गया। अचानक हर तरफ से डॉर्निश स्पेयरमैन निकल आए और जिन कैसल्स पर एगोन ने इतनी मेहनत से कब्जा किया था, स्काई रीच, रॉनवुड, द टॉर और घोस्ट हिल, एक एक करके सब वापस डॉन के कब्जे में चले गए। एगोन को लगा था कि डॉन कुछ ही महीनों में झुक जाएगा, लेकिन उसने एक बात को बहुत कम आंका था, डॉर्निश कभी सीधी लड़ाई लड़ते ही नहीं थे। जब भी एगोन किसी कासल पर कब्जा करता, उसके जाते ही डॉर्निश शैडो सिटी से निकल आते और उसे वापस ले लेते। सबसे बुरा हाल हुआ जॉन रॉसबी का, जिसे एगोन ने कैस्टलन ऑफ सनस्पेयर और वार्डन ऑफ द सैंड्स बनाया था। डॉर्निश ने सनस्पेयर को घेर लिया, रॉसबी को जिंदा पकड़ा गया, स्पेयर टावर की चोटी तक घसीट कर लेकर गए उसे और वहां से नीचे फेंक दिया। सिर्फ लॉर्ड टायरल और उसकी आर्मी ही डॉन में बची थी। किंग्स लैंडिंग लौटने से पहले एगोन ने उसे हेलहोल्ट में रुककर किसी भी रेबेलियन को कुचलने का हुक्म दिया था, लेकिन हेलहोल्ट भी एक जाल निकला। मछलियां तक जहरीली थी और डॉर्निश हर रोज टायरल के सोल्जर्स पर अचानक हमला करते थे। आखिरकार जब सनस्पेयर के गिरने की खबर हेलहोल्ट पहुंची, लॉर्ड टायरल ने फैसला किया कि अब वो खुद वेद को कैप्चर करेगा और रॉसबी की मौत का बदला लेगा। लेकिन टायरल और उसकी पूरी आर्मी हेलहोल्ट और रेड सेंट्स के बीच में कहीं गायब हो गई। ना उनकी लाश मिली, ना उनके घोड़े मिले, ना उनके बैनर्स मिले। पूरी की पूरी आर्मी जैसे रेत ने निगल ली हो। ये वॉर अगले 7 साल तक चलती रही। इस दौरान कभी रेड्स हुए, कभी असैसिनेशंस हुए, कभी छोटे मोटे ट्रूसेस और फिर दोबारा खून खराबा। एगोन किसी भी कीमत पर डॉन को झुकाना चाहता था और डॉन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार 7 AC में ओरिस बराथियन और बाकी बड़े लॉर्ड्स को रैंसम देकर आजाद करवा लिया गया। लेकिन जब ओरिस वापस किंग्स लैंडिंग पहुंचा तो सबने देखा कि विडो लवर ने उसके दोनों हाथ नहीं, उसकी तलवार पकड़ने वाली स्वॉर्ड हैंड ही काट दी थी और एक मैसेज भेजा था, अब ओरिस बराथियन दोबारा कभी डॉन के खिलाफ तलवार नहीं उठा पाएगा। इस बेइज्जती का जवाब देने के लिए एगोन खुद बलेरियन पर सवार होकर वेल पहुंचा। उसने आधे से ज्यादा कैसल्स और वॉच टावर्स को ड्रैगन फायर से राख कर दिया, लेकिन विडो लवर फिर भी उसके हाथ नहीं आया। वो डॉन की गुफाओं और सुरंगों में गायब हो चुका था और अगले 20 साल तक जिंदा रहा। 8 AC में डॉन ने पहली बार वेस्टरोस पर बड़ा अटैक किया। स्टेपस्टोन्स के पायरेट किंग की मदद से डॉर्निश रेडर्स समुद्र पार करके केप रात तक पहुंच गए और लगभग 50 गांवों को जला दिया। कहते हैं प्रिंसेस मेरिया का मैसेज सिर्फ इतना था, फायर फॉर फायर, मतलब टारगेरियंस ने डॉन जलाया था, अब डॉन भी उनकी जमीन जला रहा था। इसी साल विसेनिया ने वेगार के साथ दोबारा डॉन पर हमला किया और लेमनवुड, घोस्ट हिल और वेगार की आग से कई इलाके बर्बाद कर दिए। लेकिन अगले साल डॉर्निश ने फिर जवाब दिया। इस समय सभी लॉर्ड समझ चुके थे कि डॉन पे अटैक करना कितना मुश्किल है, क्योंकि ड्रैगन्स के होते हुए भी अब तक इतने सालों में डॉन को नहीं झुका पाया कोई। यहाँ कहानी एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। एगोन ने डॉन पर फिर से अपने ड्रैगन्स छोड़ दिए, खुद स्काई रीच पर हमला किया, विसेनिया ने स्टारफॉल को जलाया और रेनिस मराक्सिस पर सवार होकर दोबारा हेलहोल्ट पहुंची। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। हेलहोल्ट की सबसे ऊंची दीवार पर लगे एक स्कॉर्पियन से छोड़ा गया एक लोहे का बोल्ट सीधा मराक्सिस की राइट आई में जा लगा। ड्रैगन की स्केल्स इतनी मजबूत थी कि आम तीर कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, लेकिन आंख उसकी कमजोरी थी। मराक्सिस तुरंत नहीं मरा, वो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिरा और गिरते वक्त उसने टावर और हेलहोल्ट की दीवार का बड़ा हिस्सा भी गिरा दिया। रेनिस के साथ असल में क्या हुआ ये आज तक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ड्रैगन की पीठ से गिरकर मर गई, कुछ कहते हैं मराक्सिस के नीचे दबकर मर गई, और कुछ कहानियां तो ये भी कहती है कि वो जिंदा पकड़ी गई और डंजन में बहुत दर्दनाक मौत मरी थी वो। जॉर्ज आर आर मार्टिन जानबूझकर इस बात को कंफर्म नहीं करते, बस इतना पक्का है कि 10 AC में हेलहोल्ट पर क्वीन रेनिस टारगेरियन की मौत हो गई। रेनिस की मौत के बाद एगोन का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। अगले 2 साल ड्रैगन्स रैथ के नाम से जाने गए। बेलेरियन और वेगार बार बार डॉन लौटकर सनस्पेयर को छोड़कर लगभग हर कैसल को 3-3 बार जला गए। बलेरियन की आग इतनी खतरनाक थी कि हेलहोल्ट के आसपास की रेत कई जगह ग्लास में बदल गई। लेकिन सिर्फ ड्रैगन्स ही नहीं, दोनों तरफ से असैसिनेशंस भी शुरू हो गए। आयरन थ्रोन ने हर डॉर्निश लॉर्ड के सर पर इनाम रख दिया। लॉर्ड फाउलर, लॉर्ड वेथ, लेडी टॉलेंट और हेलहोल्ट के लगातार 4 लॉर्ड्स मार दिए गए। बदले में डॉर्निश ने भी वेस्टरोसी लॉर्ड्स को एक एक करके खत्म करना शुरू किया। किसी को शिकार के दौरान मारा गया, किसी को जहरीली वाइन पिलाई गई और लॉर्ड फेल को किंग्स लैंडिंग के एक ब्रॉथल में मार दिया गया। यहीं से डॉन और आयरन थ्रोन के बीच की लड़ाई सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक खूनी साइकिल ऑफ रेवेंज बन गई जहां दोनों तरफ सिर्फ बदला ही बदला था। इस ब्लडी एरा का सबसे बदनाम इंसिडेंट 12 AC में हुआ। विल ऑफ विल, जिसे विडो लवर कहा जाता था, एक शादी में घुस गया। उसके आदमियों ने लॉर्ड ओकहर्ट और ज्यादातर मेहमानों को मार डाला। फिर उन्होंने दूल्हे को दुल्हन के सामने कैस्ट्रेट किया। उसके बाद
लेडी एलिस ओकार्ट और उसकी हैंडमेड्स के साथ दुष्कर्म किया और आखिर में सबको पकड़कर मिर के स्लेव ट्रेडर्स को बेच दिया। ये पूरे ड्रैगन वॉर्स की सबसे डरावनी एट्रोसिटीज में से एक मानी जाती है। तब तक डॉन भी बुरी तरह तबाह हो चुका था। सालों की लड़ाई के बाद वहाँ अकाल, प्लेग और बर्बादी थी। फ्री सिटीज के व्यापारी उसे अब ब्लास्टेड लैंड कहने लगे थे। फिर भी हाउस मार्टल ने अपना मोटो अनबाउड, अनबेंट, अनब्रोकन सच साबित किया और कभी घुटने नहीं टेके। 13 AC में आखिरकार प्रिंसेस मेरिया मार्टल, जिसे येलो टोड ऑफ डॉन बुढ़ापे और बीमारी से मर गई। उसका बेटा नाइमोर मार्टल डॉन का नया प्रिंस बना। नाइमोर समझ चुका था कि इस जंग से किसी का फायदा नहीं हो रहा, इसलिए उसने एक शांति डेलीगेशन, एक पीस डेलीगेशन किंग्स लैंडिंग भेजा। सबसे सिंबॉलिक बात यह थी कि उसने मरैक्सिस का स्कल एगोन को वापस भेजा और पीस टर्म्स ऑफर किए। और इससे भी कमाल की बात, उसकी बेटी प्रिंसेस डेरिया मार्टल खुद इस डेलीगेशन की लीडर थी। लेकिन किंग्स लैंडिंग में शांति की बात सबको पसंद नहीं आई। विसेन्या ने साफ मना कर दिया, नो पीस विदाउट सबमिशन। और ओरस बराथियन और कई काउंसिल मेंबर्स भी उसके साथ थे। कुछ लॉर्ड्स तो इतने नफरत से भरे हुए थे कि उन्होंने प्रिंसेस डेरिया के साथ भी बहुत खतरनाक बर्ताव करने की सलाह दी। इस वक्त तक दोनों तरफ की नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि शांति भी आसान नहीं लग रही थी। तो एगोन पहले इस पीस डेलीगेशन को ठुकराने वाला था। उसकी काउंसिल का मानना था कि बिना डॉन के घुटने टेके शांति करना रेनिस की मौत और इतने सालों की जंग को बेकार मान लेना होगा। तब डेरिया ने एगोन को अपने पिता प्रिंस नाइमोर मार्टल का एक सील्ड लेटर दिया। उसने कहा, फॉर योर आईज ओनली योर ग्रेस। एगोन ने सबके सामने वो लेटर पढ़ा। पढ़ते वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल स्टोन्ड फेस। लेकिन जब वो उठा तो लोगों ने देखा कि आयरन थ्रोन की तलवारों से उसका हाथ कट गया था और उससे खून बह रहा था। उसने बिना कुछ कहे लेटर को जला दिया। उसके बारे में कभी दोबारा बात नहीं की और उसी रात बेलेरियन पर अकेला ड्रैगन स्टोन उड़ गया। अगली सुबह जब वो वापस आया, उसने अचानक प्रिंस नाइमोर की सारी पीस टर्म्स मान ली और डॉन के साथ एटर्नल पीस ट्रीटी साइन कर दी। यानी जिस जंग को वो कल तक जारी रखना चाहता था, उसे उसने एक ही लेटर पढ़ने के बाद खत्म कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्टिन ने कभी नहीं बताया उस लेटर में क्या लिखा था, सिर्फ थ्योरीज हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि लेटर में रेनिस के बारे में कोई सच था। शायद रेनिस हेलहोल्ट में तुरंत नहीं मरी थी, बल्कि जिंदा पकड़ी गई थी और उसने मरने से पहले कोई मैसेज छोड़ा था। या फिर नाइमोर के पास उसकी मौत का ऐसा सबूत था जो सिर्फ एगोन को पता होना चाहिए था। दूसरी थ्योरी कहती है कि नाइमोर ने एगोन को धमकी दी थी कि अगर जंग जारी रही तो डॉन असैसिनेशन और ये जो वॉर है कभी खत्म नहीं करेगा। ड्रैगन काजल जला सकते थे लेकिन डॉन को कभी पूरी तरह जीत नहीं सकते थे। ऑफिशियली आज तक कोई नहीं जानता कि उस लेटर में क्या लिखा था। जॉर्ज आर मार्टिन ने इसे जानबूझकर मिस्ट्री ही रखा और इसे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की सबसे फेमस मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है।